बेटा सच्चाई तो ये है कि इस वक्त सिर्फ तुम ही हो जो नीरज को अच्छी तरह से जानते हो, इसलिए तुम्हें हमारी मदद करनी पड़ेगी बेटा। क्या है बेटा कि नीरज हमारे साथ यहाँ आया जरूर है, लेकिन वो परिवार के साथ घुल मिल नहीं पा रहा है और मैं कल से देख रहा हूं कि वो थोड़ा डिस्टर्ब लग रहा है बेटा। दादाजी, ये बात तो मैंने भी महसूस की है, लेकिन क्या है ना, अभी नीरज इस घर के लोगों से भी अनजान है और उसके लिए ये जगह भी तो नहीं है, शायद इसलिए वो। समझ सकता हूं मैं, लेकिन बेटा मुझे लगता है कि कुछ समस्याएं हमारी तरफ से भी हो रही हैं। असलियत में हमें ये समझ में ही नहीं आ रहा है कि नीरज को क्या पसंद है, क्या पसंद नहीं है, क्या करने से उसे खुशी मिलती है। हमें समझ में नहीं आ रहा कि हम उसे किस तरह से खुश रखें। हमें तो ये भी डर लगता है कि कहीं हम उससे कोई बात कह दें तो उसका कोई बुरा न मान जाए, उसे कोई चोट न पहुंचे। क्या है कि इस घर के सारे लोग अपने अपने तरीके से उसे खुश करने में, उसे प्यार करने में लगे हुए हैं और मेरी समझ में उसे ये पसंद नहीं आ रहा है। वो तो जो मेरा दूसरा बेटा है ना, उसका परिवार यहाँ पर नहीं है, किनिया में, नहीं तो और भी हंगामा मच रहा होता। इन शॉर्ट बेटा, हम ये चाहते हैं कि नीरज इस परिवार के साथ खुश रहे, उससे अलग नहीं बल्कि इसका एक हिस्सा बनकर रहे। और मैं जानता हूं और मुझे पूरा विश्वास है बच्चे कि तुम ये काम कर सकती हो। देखो बच्चे, अगर तुमने नीरज को इस परिवार से मिला दिया ना, तो सारी जिंदगी ये परिवार तुम्हारा ऋणी रहेगा। अच्छा चलो छोड़ो इन बातों को, अंदर चलते हैं, देखते हैं लोग उठे कि नहीं। मैं बुढ़ा तो सुबह सुबह ही उठ जाता। आ बेटा। अब क्या है? दादाजी आप? आई एम सॉरी, मुझे लगा कि लगता है तुम्हारे आते ही घर वालों ने तुम्हें परेशान करना शुरू कर दिया। हाँ? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। बेटा मैं भी तुम्हें थोड़ा सा परेशान करने आया हूं। तुम्हें अपनी दादी से मिलने हमारे रूम में चलना होगा। अरे इसमें परेशानी वाली कौन सी बात है? इनफैक्ट मैं खुद आपसे पूछने वाला था कि आपने मुझे बाकी सब लोगों से मिला दिया, लेकिन दादी जी कहीं नहीं दिखी। वो क्या है बेटा कि जब से तुम्हारी खबर सुनी ना, तुम्हारी वापसी के लिए व्रत लेकर भगवान के सामने बैठ गई। भगवान ने उसकी सुन भी ली, तुम आ गए, लेकिन वो बीमार पड़ गई। अब इस उम्र में व्रत वगैरह करेगी तो और क्या होगा। चलो बेटा अपनी दादी से मिल। सच कहूं बा, ऐसा लगता है कि खुद स्वयं रमेश अपने सामने खड़ा हो। बिल्कुल उसी की तरह दिखता है, वैसे ही बोलता है और चलता भी उसी की तरह। हाँ बा, मैं भी देखकर हैरान रह गई, बिल्कुल अपने पापा पर गया है। अरे तुम लोग उसे यहाँ क्यों नहीं लेकर आए? तुम लोगों की बातें सुनकर तो दिल करता है कि मैं उसे अभी मिलूं। अरे बा, आप उसे देखिएगा, बहुत हैंडसम है हमारा नीरज भाई। होगा क्यों नहीं। अरे 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 बाबा उठो मत, वो जरा फ्रेश होने गया है, बापूजी उससे लाते ही होंगे। मैं इतनी देर लेटे नहीं रह सकती, मुझे तो अपने पोते से मिलना है। वाह, डॉक्टर ने आपको उठने से मना किया है ना, आप कैसे जा सकती हैं? अरे डॉक्टर तो कहेंगी, वो उनका काम है।
मैं अपने पोते को मिलने ही जाऊंगी। मैं यहाँ पड़े पड़े इंतजार नहीं करूंगी। संभल मैं अपने पोते से मिलने जरूर। प्रणाम दादी माँ। हाँ बेटा, पता है अभी तुम जो चल के आ रहे थे, ऐसा लगा जैसे मेरा बेटा रमेश तुम्हारे पापा इनके साथ चलकर मेरी तरफ आ रहे। कहाँ था बेटा इतने दिनों से, कहाँ था? पता है मैं अपने बेटे रमेश के लिए बहुत रोई थी, बहुत। माना कि लड़ाई पिता और बेटे में थी, पर मैंने क्या किया था? एक बार अपने बेटे रमेश को मिलकर एक सवाल पूछना चाहती थी। मैं कहाँ गलत थी बेटा? मैं तो सिर्फ माँ थी। क्या वो कभी भी मुझसे मिलने नहीं आ सकता था? पिता और बेटे के विचारों की लड़ाई में पिस तो माँ ही गई ना बेटा। नहीं दादी माँ, ऐसी बात नहीं है। वो हमेशा आपकी बात करते थे और उन्हें आपकी बहुत फिक्र थी। वो मुझे कहते भी थे, सिर्फ एक आप ही थे जिन्होंने इस शादी के खिलाफ कुछ नहीं कहा। वो तो आपसे माफी भी मांगना चाहते थे, मगर जिंदगी ने उन्हें वक्त नहीं दिया। और आज उनकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगना चाहता हूं दादी माँ। माफी तब मिलेगी जब तुम इन्हें बा कहकर पुकारोगे। दादी माँ ग्वालियर में कहते होंगे, यहाँ पर हम सब इन्हें बा कहते हैं। बा, मेरे मम्मी पापा और मुझे माफ कर दो। नहीं बेटा, माँ भी कहता है और माफी भी मांगता है। हाँ, माफी तो मुझे मांगनी चाहिए थी मेरे बेटे रमेश से, तुम्हारी माँ से, तुमसे। उस दिन बाप और बेटे में घमासान लड़ाई हुई थी, मगर मैं कुछ नहीं कह पाई, कुछ नहीं कह पाई। अरे माँ, अब माफी मांगती रहोगी या इसे कुछ खिलाओगी भी? नीरज, तुम्हें पता है
बा ने जब व्रत रखा था ना, तो खुद अपने हाथों से फाफड़ा और लड्डू बनाए थे। इनका विश्वास था कृष्ण भगवान पर के इनका बेटा जरूर वापस आएगा और फिर ये अपने हाथों से उसे खिलाएंगे। और देखो, इनका विश्वास संपूर्ण हुआ। तुम स्वयं सामने खड़े हो। इसका मतलब मुझे फिर से खाना होगा। ओह नो। ओ यस, खाना तो पड़ेगा ही। अरे बा ने इस उम्र में खास तुम्हारे लिए बनाए हैं, तो खाना पड़ेगा। लाओ लाओ लाओ। अरे जल्दी ले आओ, क्या कर रहे हो? जल्दी 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 जल्दी। ये लो बा, मैं खोल के देता हूँ। क्या खुश। घर में नया सेंटर ऑफ अट्रैक्शन आया है। सारे घर वाले अब इसकी खातिरदारी करेंगे। अब घर में ये जो चाहे वही होगा। और अगर अब मैं जो चाहूं वो करना है, तो इसकी मर्जी तो संभालनी पड़ेगी। क्या बात है नीरज, तुम यहाँ ऐसे अकेले क्यों बैठे हो? भगवान का शुक्र मान, कम से कम यहाँ बैठा तो हूँ। जब से आया हूं बस एक टांग पर खड़े होकर खाया जा रहा। जिसे देखो बातें बाद में करता है, पहले मेरे मुंह में कुछ डाल देता है। तुम्हें हंसी आ रही है और मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि ये लोग सिर्फ खाने की बातें क्यों करते रहते हैं। मुझे नहीं मालूम था कि मेरा परिवार या तो सिर्फ बातें करता है या तो सिर्फ खाते रहता है। अब ऐसे क्यों देख रही हो? यही देख रही हूँ, जो इंसान खुद ऐसा ही था, वो अपनों को ही मजाक मस्ती करते देख परेशान हो रहा है। नीरज, तुम भूल गए तुम ग्वालियर में कितनी मस्ती, कितना मजाक किया करते थे। सबको हंसाया करते थे और खुद भी हमेशा हंसते रहते। अरे तुम्हारी तो हर बात में कभी दावत तो कभी पार्टियों का जिक्र हुआ करता था। मेरी तो अब समझ में आया कि तुम्हें ये सब जागीरदार परिवार ने नहीं सिखाया, बल्कि ये तो तुम्हारे खून में। फिर तुम क्यों इन लोगों में घुल मिल नहीं पा रहे? तुम्हारे चेहरे पर वो पहले जैसी हंसी क्यों नहीं है नीरज? हम तो हमेशा हंसते रहते हैं, पर यहाँ पर कौन है जो हंसी से दुखी है? और कौन? तुम्हारे नीरज भैया। ये अपनी हंसी ग्वालियर में छोड़ा है। अरे तुम ग्वालियर में होते ना तो तुम्हें पता चलता कि तुम्हारे नीरज भैया कितने मजाकिया हैं। अरे पूरे घर की जानते हो, इनके जोक्स पर हंसते हंसते लोगों के पेट पे बल पड़ जाया करते थे। अच्छा, क्या बात कर रही हैं आप? हमें तो लगा था ये हीरो नंबर 1 का गोविंदा नहीं बल्कि दीवार फिल्म का अमिताभ बच्चन है। मैं सच कह रही हूँ। फिर तो ये आपको जोक सुनाना ही पड़ेगा। प्लीज सुनाइए ना। हाँ भैया, प्लीज एक जोक तो सुना दो। अरे नहीं नहीं, मुझे कोई जोक वोक नहीं आता। अरे तुम कल सुना देना, आज मैं सुना देती हूँ। वैसे मैं तुम लोगों को बता दूं, ये जोक भी तुम्हारे नीरज भैया का ही है। एक बार क्या होता है कि एक दुबला पतला पति होता है और उसकी बहुत मोटी पत्नी होती है। दोनों एक साथ सो रहे होते हैं, तो पत्नी नींद में अपनी टांग उसके ऊपर रख देती है। तो पति चौंक कर उठता है और कहता है कि भाग्यवान, तुम्हें क्या लगता है कैसे मरना अच्छा होता है? धीरे धीरे घुट घुट कर या एक बार में मरना अच्छा होता है? पत्नी ने क्या जवाब दिया होगा? पत्नी ने जवाब दिया कि मुझे लगता है कि एक बार में मर जाना ही अच्छा होता है। तो पति झट से बोला कि तो भाग्यवान, दूसरी टांग भी जल्दी से मेरे ऊपर रख दो। उसने सही में उसके ऊपर रख दी। बड़ी हंसी ठिठोली की बातें हो रही हैं। लगता है नीरज का रिमोट इस लड़की के हाथ में। बटन दबाओ तो बोलता है, बटन दबाओ तो हंसता है। आखिर ये लड़की नीरज की लगती क्या है?
जो भी हो, इसके बारे में पता तो लगाना ही पड़ेगा। राधे 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 राधे। अरे बुआ जी, आइए ना, अंदर आइए। यहाँ से गुजर रही थी तो सोचा तुम्हें देखती चलूं कि किसी चीज की परेशानी तो नहीं है ना। नहीं नहीं बुआ जी, बिल्कुल नहीं, कोई परेशानी नहीं। अच्छा, वैसे क्या नाम बताया तुमने अपना? जी संध्या। हाँ, संध्या। तो कैसे लगा तुम्हें हमारा घर संध्या? मुझे आपका घर बहुत अच्छा लगा बुआ जी। इनफैक्ट मैं तो अपनी ताई को भी फोन करके बता रही थी कि मुझे ये घर, यहाँ के सभी लोग कितने अच्छे लगे। तुम्हारी ताई भी है? और कौन कौन है तुम्हारे घर में? जी, ताई है, मेरा मतलब मेरी सबसे बड़ी बहन, और 3 बहनें हैं मेरी। कुल मिलाकर हम 5 बहनें हैं। बाकी सभी बहनें मुझसे बड़ी हैं, सबकी शादी हो चुकी है, सबका अपना अपना परिवार है। तो अच्छा, वैसे क्या रिश्ता है तुम्हारा नीरज से? मेरा मतलब है कि नीरज को तुम कैसे जानती हो? अरे परेशान होने की जरूरत नहीं है, नहीं बताना चाहती हो तो ठीक है। मैं बताता हूं आपको। हमारा क्या रिश्ता है। बुआ जी, संध्या मेरी सबसे अच्छी दोस्त है और मैं भी उसका सबसे अच्छा दोस्त हूं, और यही रिश्ता है हमारे बीच। और कुछ जानना चाहती हैं आप? अरे 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 बेटा, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रही थी, इसका हाल चाल पूछने चली आई। सोचा थोड़ी गप्पे शप्पे मार लूं और जान लूं इसके बारे में। खैर, अब तुम आ गए हो ना, तो मैं चलती हूँ। क्या है ना कि बहुत सारा काम पड़ा है। शाम को पूजा भी तो है ना घर पे, उसकी तैयारी भी तो करनी है। अच्छा बेटा, मैं चलती हूँ। हाँ, राधे राधे। देखा, ऐसे हैं ये लोग, कभी खिलाने आ जाते हैं तो कभी दिमाग खाने के लिए। और क्या फालतू सवाल है ये? क्या मतलब है इस सवाल का? और तुम कहती हो कि इन लोगों के साथ घुल मिल कर रहो। कैसे रह सकता हूं मैं इन लोगों के साथ? नीरज, तुम क्यों छोटी छोटी बातों पर हाइपर हो जाते हो? देखो, बुआ जी के मन में एक सवाल आया, उन्होंने मुझसे पूछा, मैंने जवाब दे दिया, बात खत्म। इसमें इतना गुस्सा होने वाली बात क्या है? और देखो, उन्होंने मुझसे क्या पूछा? सिर्फ तुम्हारे और मेरे रिश्ते के बारे में ना। उनकी जगह कोई भी होता तो यही सवाल करता, क्योंकि जिस तरह से मैं तुम्हारे साथ इस घर में आई हूँ, किसी के भी मन में ये सवाल उठेगा ना, उसमें गलत क्या है नीरज? संध्या, तुम्हें तो कभी कुछ भी गलत नहीं लगता। तुम अच्छी हो तो तुम्हें लगता है सब अच्छे हैं, पर ऐसा है नहीं। नीरज सुनो, अरे ये तो बताओ यहाँ आए क्यों थे? संध्या कहती है कि नीरज उसका दोस्त है, और नीरज भी यही कहता है कि संध्या उसकी दोस्त है। पर मैंने तो एक पिक्चर में सुना था कि एक लड़का और लड़की तो दोस्त हो ही नहीं सकते, और वो पिक्चर तो एकदम सुपर हिट हुई थी, तो गलत तो हो ही नहीं सकती। लगता है दाल में कुछ काला है। ये दोस्ती से भी बढ़कर है। अब इन दोस्तों की दोस्ती का असली रंग क्या है, इसका पता तो मुझे लगाना ही पड़ेगा।